नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में पॉलिटी पर डिस्कस करेंगे और पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वह भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के पार्ट 2 यानी भाग 2, जिसे नागरिकता कहते हैं यानी सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी भारत में नागरिकता। और यह भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ओके, यानी पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे भाग 2 में। तो भाग 2 में क्या दिया गया है? तो सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, नागरिकता के बारे में। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 भाग 1 हम लोग देख चुके हैं, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा अथवा प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। क्रम से हम लोग चल रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं डिस्कस करते हुए पढ़ा रहा हूं, और ऑफलाइन क्लास की तरह, तो बड़े अच्छे से आप समझते चलेंगे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 यानी नागरिकता, पार्ट 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप, और भाग 2 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 तक, 5th to 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11, यह नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नागरिकता से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्ञान के लिए भी जरूरी है, नॉलेज के लिए भी जरूरी है, एग्जाम के साथ साथ जानकारी भी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है यानी सिंगल सिटीजनशिप। ओके, तो हमारे यहाँ इंडिया में यानी भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है, यानी केवल एक नागरिकता प्रदान की गई है, वो भी यूनियन का। यूनियन मतलब संघ, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं कि यूनियन किसे कहते हैं। इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ, यानी भारत की, केवल देश की एक ही नागरिकता है कि हम भारतीय हैं। यहाँ पर राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है कि हम डिफरेंट भारत के डिफरेंट राज्य में, स्टेट में निवास करते हैं तो वहां की नागरिकता एक हो और फिर देश की नागरिकता हो। ऐसी नागरिकता जो आउटसाइड कंट्री है, या आप कह लीजिए फॉरेन में या यूएसए या विदेश के कुछ देशों में इस तरह के देखने को मिलता है, अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता है, सिर्फ वह है यूनियन, संघ यानी देश की, यानी हम भारतीय हैं, बस एकल नागरिकता। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो यह पहला पॉइंट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ओके, आगे बढ़ते लोग। अब यहाँ पर है कि नागरिकता, सिटीजनशिप, तो नागरिक किसे कहा जाएगा और नागरिकों के को क्या पावर दिए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं कि नागरिक और गैर नागरिक में भेद किया गया है, यानी अंतर किया गया है कि भारत के नागरिकों को पूरा अधिकार ये रहेगा और जो गैर नागरिक हैं यानी विदेशी हैं, भारत में आ रहे हैं पर्यटक के रूप में घूमने या अन्य एजुकेशन के लिए या सर्विस के लिए, उनको क्या अधिकार नहीं दिया जाएगा, या सिटीजनशिप से उनको उनका पावर कैसे आउट किया गया है, बाहर किया गया है, या उनको कम पावर दिया गया है। ओके, तो नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं वह हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है नागरिक वे होंगे। हमारे जो संविधान में दिया गया है कि नागरिक कौन होंगे। ओके, यानी सिटीजन किसको कहा जाएगा, तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नागरिक किसे कहा जाएगा। पहला पॉइंट है नागरिक वे होंगे जिन्हें सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक, ओके, सिविल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त होंगे। पहला पॉइंट। ओके, नंबर 2, नागरिकों को सभी मूल अधिकार प्राप्त होंगे यानी फंडामेंटल राइट।
पहला जो है सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक उनको जो अधिकार है उनको पूरी तरह से प्राप्त रहेंगे, वह स्वतंत्र रहेंगे। राजनीतिक से मतलब है चुनाव लड़ना या फिर राजनीतिक क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करना, आंदोलन करना, ओके, अपनी मांगों को मानना, सरकार के समक्ष रखना, अपनी समस्याओं को गवर्नमेंट के समक्ष रखना। तो यह सब सिविल और राजनीतिक या राजनयिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, पॉलिटिकल फंडामेंटल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है नागरिकों को सभी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है वह हमारे नागरिकों को पूरी तरह से प्राप्त है, जबकि गैर नागरिक जो विदेशी है उनको सभी मूल अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। तो यह अंतर है। ओके, तो नागरिकों को सभी प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त होंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट यह है, देश के उच्च पदों पर या सर्वोच्च, जो इंडिया में, जो हमारे देश में, भारत में जो सर्वोच्च पद है, जैसे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका के सदस्य, ओके, विधायिका के सदस्य यानी पार्लियामेंट के मेंबर, सेंट्रल पार्लियामेंट एंड स्टेट पार्लियामेंट यानी संसद, और फिर राज्यों के विधानसभाएं हैं तो उनके सदस्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इंपॉर्टेंट, इत्यादि पदों को प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिकों को होगा। ओके, यानी भारतीय नागरिकों को हमारे देश में जितने सर्वोच्च पद हैं उसको अचीव यानी प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी वह राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ओके, राज्यपाल बन सकते हैं, विधायिका के सदस्य यानी मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। मतलब इत्यादि जितने भी पद हैं वह सिर्फ उस पर नियुक्ति किसकी होगी या उस पर किसको रखा जाएगा या वह प्राप्त करने की एबिलिटी, योग्यता किसकी रहेगी, नागरिकों की। यानी भारत का नागरिक होना पहली कंडीशन, शर्त है। इसके अलावा अन्य एलिजिबिलिटी जो योग्यताएं रखी गई है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन पहली शर्त यह है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि देश के उच्च पदों पर या अन्य पदों पर उनकी नियुक्ति होगी तो पहले कंडीशन क्या है, नागरिक होना चाहिए भारत का। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन के समय यानी इलेक्शन जो होता है, ओके, इलेक्शन के समय, निर्वाचन के समय मत देने का, मत यानी वोट देने का, मत यानी वोट देने का अधिकार केवल नागरिकों को होगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी नागरिक ही, जो चुनाव हम लोगों के यहाँ होता है, लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर का, सदस्यों का, तो उसमें जो वोट दिया जाता है भारत के नागरिक ही ओनली वोट देने के अधिकारी है। विदेशी लोग जो भारत आते हैं यानी गैर जो नागरिक है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में एकल नागरिकता है। नागरिक वे होंगे जिन्हें सभी प्रकार के सिविल और राजनयिक अधिकार प्राप्त होंगे। नागरिकों को सभी मूल अधिकार प्राप्त होंगे। देश के उच्च पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायिका के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज इत्यादि पदों को प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिकों का होगा। ओके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम टू दी पॉइंट आप लोग समझते जाइए। अब आगे बढ़ते हम लोग, निर्वाचन के समय यानी इलेक्शन के समय मत यानी वोट देने का अधिकार सिर्फ किसका रहेगा, नागरिकों को रहेगा। ओके, तो नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है, जबकि जो गैर नागरिक है, जो भारत के नागरिक नहीं है, उन्हें ये सब अधिकार प्राप्त नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 पर। यह तो जनरल बातें हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 5 जो हमारे भाग 2 में, पार्ट 2 में आर्टिकल 6 से 5 टू 11 यानी 5 से 11 तक दिया गया है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 5, इसमें अनुच्छेद 5 कह रहा है अधिवास द्वारा नागरिकता, यानी
डोमिसाइल बाय सिटीजनशिप। तो डोमिसाइल यानी अधिवास अथवा निवास के आधार पर नागरिकता है इसमें अनुच्छेद 5 में। डोमिसाइल बाय सिटीजनशिप अर्थात क्या कह रहा है, भारत के वे नागरिक होंगे, पहला पॉइंट, जिनका जन्म भारत में हुआ। तो भारत के डोमिसाइल के आधार पर, अधिवास के आधार पर कौन भारत के नागरिक होंगे, तो पहला कंडीशन है कि उनका जन्म भारत में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। ओके, अगर वो विदेश चले गए हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो उनके माता पिता अथवा ग्रैंडफादर एंड मदर में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो वह भारत के नागरिक माने जाएंगे या होंगे। अगला जो कंडीशन है थर्ड, तीसरा, संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, यानी वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा है हो। ओके, तो वह भी अधिवास के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, तो डोमिसाइल बाय सिटीजनशिप यानी निवास के आधार पर, यानी अधिवास के आधार पर, भारत अधिवास के आधार पर जो नागरिकता है उसके लिए यह 3 कंडीशन बताए गए हैं। ओके, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अब आते हैं आर्टिकल 6 पर, अनुच्छेद 6 पर। आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6। ओके, अनुच्छेद 6 में क्या है, फिफ्थ यानी आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 तो हम लोग देख लिए, आर्टिकल 6 देख लेते हैं। इसमें है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए लोगों की नागरिकता। तो आर्टिकल 5 जो आर्टिकल 6 यानी 6 जो प्रावधान करता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके यानी चल करके भारत आए हैं उनकी नागरिकता कैसे रहेगी, उनको कैसे भारत का नागरिक यानी सिटीजन माना जाएगा, उसके लिए कंडीशन क्या रहेगा। तो आइए इस कंडीशन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए लोगों की नागरिकता। पहला कंडीशन है फर्स्ट, वे सभी लोग जो 19 जुलाई 1948, डेट को ध्यान रखिएगा आप लोग, 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हैं, भारत के नागरिक माने जाएंगे। पहला कंडीशन है कि पाकिस्तान से वे सभी लोग जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व प्रव्रजन करके भारत आ गए हैं वह भारत के नागरिक माने जाएंगे या भारत के नागरिक रहेंगे। दूसरा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात यानी आफ्टर 19 जुलाई 1948 ये जो डेट है इसके बाद भी भारत आए हैं वे भी भारत के नागरिक होंगे। ओके, बशर्ते, अगला कंडीशन क्या है कि वह भी भारत के नागरिक होंगे बशर्ते सक्षम अधिकारी के, यानी भारत में जो सक्षम अधिकारी है उनके समक्ष पंजीकरण करवा लिए हों। जो भारत सरकार के कानून के तहत, इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अंतर्गत जो सक्षम अधिकारी, जो अधिकारी नियुक्त किया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए नागरिकों का, तो उनके समक्ष यह रजिस्ट्रेशन करवा लिए हों तो भारत के नागरिक माने जाएंगे जो 19 जुलाई 1948 के बाद भी आए हैं। ओके, लेकिन एक कंडीशन और है, वह कम से कम 6 महीने पूर्व से भारत में रह रहा हो और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के आफ्टर यानी पश्चात पाकिस्तान से प्रव्रजन करके यानी भारत आ गया है और भारत में कम से कम 6 महीने तक वह निवास कर लिया है, इसके बाद ही वह रजिस्ट्रेशन कर सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन उसका होगा। ओके, तो यह कंडीशन है, यानी अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए लोगों की नागरिकता, तो ये 2 कंडीशन है। 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो लोग आए भारत के नागरिक होंगे, जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात आए वह भी भारत के नागरिक होंगे बशर्ते 6 महीने भारत में रहने के पश्चात वह सक्षम अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन करवा लिए हो। ओके, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 7
यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है। और 7 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। क्या है इस अनुच्छेद के अंतर्गत? वे लोग जो भारत से प्रव्रजन करके पाकिस्तान चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। जो लोग पाकिस्तान चले गए वह भारत के नागरिक नहीं होंगे, और पाकिस्तान जो चले गए हैं भारत के नागरिक नहीं होंगे। यह प्रावधान कहा किया गया है? अनुच्छेद 7 में, 7 में। ओके, कहा क्या गया है कि 1 मार्च 1947 के पश्चात, ओके, कंडीशन भी दिया गया है कि 1 मार्च 1947 के पश्चात जो लोग भारत से प्रव्रजन करके पाकिस्तान चले गए हैं वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्लियर कट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन एक कंडीशन और है, परंतु पुनर्वास अनुज्ञा के तहत, यानी भारत सरकार का जो नियम है निवास के रजिस्ट्रेशन के तहत भारत वापस लौट आते हैं, यानी पुनर्वास अनुज्ञा के तहत अगर वह भारत लौट आते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ओके, क्योंकि भारत पाकिस्तान एक रहा है, वो तो 1947 में बंटवारा हुआ है, तो पाकिस्तान भारत के जो नागरिक हैं वह तो एक ही हैं। ये तो आपस में बंटवारा हो गया, जो पाकिस्तान चले गए पाकिस्तान के नागरिक हो गए, और जो भारत पाकिस्तान से चले आए वो भारत के नागरिक हो गए, और जो लोग जहाँ पर निवास करते थे वहीं रह गए तो वहाँ के नागरिक हो गए। तो यहाँ एक कंडीशन है कि अगर पुनर्वास अनुज्ञा के तहत अगर भारत पाकिस्तान का कोई नागरिक है, व्यक्ति है, भारत आ जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, बरकरार रहेगी। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से पाकिस्तान जो लोग चले गए पाकिस्तान भारत के नागरिक नहीं होंगे या नहीं माने जाएंगे, यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 7 में। क्लियर बात है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 कह रहा है उन लोगों की नागरिकता जो भारत से बाहर रह रहे हैं, यानी भारत से बाहर रह रहे हैं, यानी आउटसाइड इंडिया। भारत से बाहर रह रहे हैं तो भारत से बाहर तो पाकिस्तान भी आ जाएगा, क्योंकि वह भी कंट्री बन गया है। तो पाकिस्तान को छोड़ के ध्यान रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आर्टिकल 7 में स्पेशल प्रावधान किया गया है, इसलिए आर्टिकल 8 में पाकिस्तान देश नहीं रहेगा। तो कि कोई पाकिस्तान में रह रहा है तो उसके लिए उस पर भी ये लागू होगा नहीं। पाकिस्तान के लिए स्पेशली अनुच्छेद 7 में प्रावधान है वहां के लोगों के लिए या नागरिकों के लिए जो भारत आते हैं। तो अनुच्छेद 8 में कहा गया उन लोगों की नागरिकता जो भारत से बाहर रह रहे हैं, यानी आउटसाइड इंडिया, पाकिस्तान को छोड़ करके अन्य देश में रह रहे हैं। ओके, अर्थात वे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं, जो स्वयं अथवा माता पिता अथवा ग्रैंडफादर यानी पेरेंट्स अथवा ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं वे यानी दादा दादी अथवा पितामह पितामही में से कोई एक भारत में जन्मा था। ओके, पितामह पितामही अथवा मातामही अथवा माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, ओके, तो भारत के नागरिक होंगे। एक कंडीशन है कि 3 पीढ़ी तक के लोग अगर कोई भारत में जन्मा हो, उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज भारत में जन्मा हो तो भारत के नागरिक होंगे। परंतु कंडीशन क्या है? उस देश में, जिस देश में वह निवास कर रह रहे हैं, उस देश में भारत के सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वह रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिए हो नागरिकता का, यानी पंजीकरण करवा लिए हो। ओके, और सक्षम अधिकारी कौन होगा? काउंसलर अथवा डिप्लोमेटिक, ओके, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भारत का उस देश में रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव, उसके समक्ष उपस्थित हो करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो वह भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो यह कंडीशन आर्टिकल 8 में दिया गया है। ओके, अनुच्छेद 8 में। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। इसके बाद अनुच्छेद 8 के पश्चात अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता जो लोग स्वेच्छा से ग्रहण कर लिए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। ओके, यानी अनुच्छेद
आर्टिकल 9 के अंतर्गत जो भी भारत के जो नागरिक हैं अगर किसी विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेते हैं तो अब वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का स्वेच्छा से किसी देश की विदेश की नागरिकता पाकिस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान के लिए अलग से प्रावधान हम लोग पढ़े हैं। ओके, तो किसी अन्य देश की नागरिकता वो ग्रहण कर लेते हैं तो वह भारत के नागरिक नहीं होंगे। यह अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है। ओके, तो विदेशी राज्य की नागरिकता एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे आते हैं आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 में क्या किया गया है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना यानी सिटीजनशिप का बना रहना यानी कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ओके, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता समाप्त नहीं होगी, नागरिकता बनी रहेगी भारत की। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया? अनुच्छेद 10 में। आगे है कंडीशन, अर्थात जो लोग आर्टिकल अनुच्छेद 5, 6 और 8 के तहत भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी। ओके, इसमें 7 इसलिए नहीं है कि अनुच्छेद 7 जो है उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लिया। ओके, लेकिन अलग जो कंडीशन अगला जो अदर जो है अनुच्छेद 5, 6 और 8 के तहत जो लोग भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी यानी बनी रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कर रहा है? यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद को यानी पार्लियामेंट को, संसद को यह अधिकार होगा कि वह नागरिकता के अर्जन और समापन यानी नागरिकता के अर्जन और समापन से संबंधित कानून बना सकता है। ओके, अनुच्छेद 11 में संसद को यह पावर दिया गया है कि नागरिकता के अर्जन से संबंधित यानी प्राप्त करने से संबंधित और इसे समाप्त करने से संबंधित जो नियम समय समय पर अगर जरूरत है कानून तो यह संसद बना सकता है। ओके, तो यह था हम लोग देखे सिटीजनशिप यानी नागरिकता और नागरिकता में जो अनुच्छेद थे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।